हो गया। चलो शुरू किया जाए। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयनिक सॉल्ट्स हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायंस। पढ़ के आ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे। तो ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ना, ये बेसिकली एस ब्लॉक का टॉपिक है, जो हमारा एक नया अलग चैप्टर हुआ करता है। तो उस चैप्टर के रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये यहाँ से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको यहीं पर पढ़ेंगे और जब वहाँ आएंगे तो वापस अगेन देख लेंगे। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयनिक सॉल्ट्स। जो हमने आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं उन्हीं का क्या करना है? थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजिशन करना है। तो पहले हम लोग एक बार एक काम करते हैं, जितना लास्ट क्लास में पढ़े थे फटाफट रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? लास्ट क्लास में पढ़े थे जो आयनिक कंपाउंड का लास्ट पॉइंट था वहां शुरू किए थे कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं एनर्जी को रिलीज करते हैं और देन क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। जब भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है एज कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब। कौन कौन से एनर्जी रिलीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और क्या है? लैटिस एनर्जी। ठीक है। और कौन कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है ये हमने समझा कि अगर एक मोल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक मोल आयनिक कंपाउंड का सॉलिड फॉर्म में फॉर्मेशन हो रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से, तो उस समय जितना भी एनर्जी रिलीज होगा वो क्या कहलाएगा? लैटिस एनर्जी कहलाएगा। सिमिलरली अगर बॉन्ड के ब्रेक होने की बात करते हैं तो एक मोल सॉलिड को अगर ब्रेक करने के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए रहेगा वो एनर्जी क्या कराएगा? लैटिस एनर्जी कहलाएगा। यहां देख लो, यहां पर दो आयन से क्या बन रहा है? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। यहां देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास पहले से लैटिस बना हुआ है उसको एनर्जी दिया गया और ये अपने आयन में ब्रेक हो गया। ठीक, यहां से हमने एक पॉइंट नोट करके समझ के चले थे कि जो भी हमारे पास लैटिस एनर्जी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, और उसके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के क्या होगा? ये रेसिप्रोकल होगा। मतलब जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा रहेगा, और जितना रेडियस का वैल्यू कम रहेगा, साइज जितना छोटा रहेगा उतना ही क्या रहेगा? यू जो है ज्यादा होगा। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने ये भी देखा था कि जो भी एल्कली मेटल्स होते हैं उनमें सिर्फ लिथियम ही है जो नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्राइड मतलब N3- का, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, उसका साइज छोटा होता है और साइज छोटा होने की वजह से लैटिस एनर्जी ज्यादा रहती है। बट बाकी की बात करें तो साइज क्या रहता है? ज्यादा रहता है, इसलिए वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो क्या होता है? उनका जो साइज होता है, उनका साइज एल्कली मेटल के कंपैरिजन में छोटा भी हो जाता है, प्लस चार्ज ही बढ़ गया, तो दोनों फैक्टर एक साथ काम करता है, इसी लैटिस एनर्जी इनका ज्यादा होता है और ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग फजान रूल से भी रिलेट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है? जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर जो एनायन होते हैं, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन? केटायन जो है डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और इस डिस्टॉर्ट करने की वजह से ही कौन सा आता है? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। डिस्टॉर्ट करने के प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। हमने यहाँ समझा हुआ था कि यहाँ पर एक केटायन है और एक क्या है? एनायन। तो केटायन क्या करता है? जो उसके नेबर में एनायन है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, खींचने की वजह उसका जो शेप है डिस्टॉर्ट हो जाता है, और इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मर्जिंग होगा, मतलब ऑर्बिटल का मर्जिंग होगा। ऑर्बिटल का मर्जिंग होने का मतलब है, ओवरलैपिंग होने का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर का डेवलप होना, तो उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा केटायन और एनायन पे। केटायन के पास जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगा उतना ज्यादा वो पोलराइज कर देगा, पोलराइजेशन को आगे बढ़ाएगा। और ये कब ज्यादा होगा? जब केटायन का साइज छोटा रहेगा। केटायन का साइज छोटा रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा लगा पाएगा। इसी तरह एनायन का पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा पोलराइजेशन करा पाएगा। अब पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा रहेगा? जब उसका साइज बड़ा रहेगा, क्योंकि साइज बड़ा रहेगा तब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझा हुआ था। तो पहला था क्या? केटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि जो चार्ज है केटायन पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि चार्ज ज्यादा का मतलब है साइज छोटा, और एनायन का भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके चार्ज के ज्यादा का मतलब क्या है? इसका साइज का बड़ा होना। ठीक,
नेक्स्ट हमने देखा था पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कैटायन के पास होता है, ये क्या होता है, चार्ज टू रेडियस रेशियो को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कब बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन में पोलराइजेशन क्या होगा, हाई होगा। ठीक, अगर रेडियस कम होगा, साइज छोटा रहेगा, तो भी क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। मतलब अगर ज्यादा पोलराइजेशन तो हम क्या बोलेंगे, हाई फाई बोलेंगे, और कम पोलराइजेशन है तो लो फाई बोलेंगे, है ना। ज्यादा पोलराइजिंग पावर हाई फाई, कम पोलराइजिंग पावर लो फाई, फाई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फिर हमने देखा था 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम दिमाग में रखना है अच्छे से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, Na प्लस के प्लस आरबी प्लस सी एस प्लस, मतलब सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, रुबिडियम आयन हो गया, और सीजियम आयन हो गया। ये चारों का क्या होता है, फाई लो होता है। क्या होता है, इनके फाई का वैल्यू लो होता है। तो इसको तो एकदम दिमाग में रख ही लो, क्या होता है इसका, इसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है। ठीक है, इन चारों का वैल्यू क्या रहता है, लो रहता है। फिर अगला हमने क्या देखा था, डी ब्लॉक कैटायंस के बारे में। डी ब्लॉक का जो कैटायन होता है उसका साइज एस ब्लॉक के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से ये पोलराइजेशन पावर ज्यादा लगा पाते हैं, इसीलिए पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। फिर देख लो LiCl, BeCl2, MgCl2, ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक में भी सॉल्युबल रहते हैं, क्योंकि इनके पास पोलराइजेशन की कैपेसिटी रहती है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर पाते हैं। फिर हमने क्या देखा था, ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो होगा आयनिक कंपाउंड से कम हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहते हैं। ठीक, गर्मी लग रहा है क्या, चलो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ये सब तो क्वेश्चन था ना। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयनिक सॉल्ट हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायन। देखो एनायन क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज रहे। अगर हम पॉलीएटॉमिक से पहले मोनोएटॉमिक को समझे तो मोनोएटॉमिक क्या हो जाएगा, सिंगल एटम से बना हुआ। जैसे कि हमने देखा Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, ये सब क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक आयन होते हैं। ये सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक से ज्यादा एटम से बने हुए एनायन की, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीएटॉमिक एनायन। अब हम क्या देखने वाले हैं, टॉपिक समझना, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लास 10 में पढ़े थे, टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से क्या होना, ब्रेक डाउन होना। ये क्या लाएगा, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। किसका पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉल्ट। जो आयनिक कंपाउंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं का हम क्या देखने वाले हैं, डिकम्पोजिशन। हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायन, और ऐसे सॉल्ट, सॉल्ट मतलब उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज रहता है, एक कैटायन और एक क्या, एनायन। तो स्पेशली फोकस करेंगे एनायन पे। उसके पास जो एनायन होगा, कैसा एनायन होगा, पॉलीएटॉमिक, एक से ज्यादा एटम वाले। हम मेनली बात करने वाले हैं इन चारों का। हम जिन एनायन का बात करने वाले हैं, ये है मेनली OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, और क्या है, नाइट्रेट आयन। क्या है ये, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। हम इन चारों का ही बात करेंगे, इसके अलावा भी बात कर सकते हैं, बट हम बात करेंगे सिर्फ किनका, इन चारों का। इन चारों से रिलेटेड जो भी आयनिक कंपाउंड है उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा, टेम्परेचर की वजह से किस तरह से ब्रेक डाउन होने वाला है। देखो जब भी हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड रहे जो कि M प्लस और X माइनस के फॉर्म में है, X का मतलब यहाँ पर हेलोजन बिल्कुल भी नहीं समझना है, ये क्या है, एनायन। हम लोग चाहें तो इसको A माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अब शुरुआत से X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो X ही लेके चलेंगे इसको। ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। जब आयनिक कंपाउंड को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। जब आयनिक कंपाउंड को हीट किया जाएगा तो ये क्या करेगा, एक तो निकालेगा गैस, क्या बाहर निकालेगा, गैस, और दूसरा कुछ और बचा रहेगा, तो उसको हम लोग सिर्फ क्या लिख दिए, रेसिड्यू लिख दिए। तो जो गैस होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में किसकी वजह से होता है, ये एनायन की वजह से होता है। ये कहां से आता है, फ्रॉम एनायन, फ्रॉम एनायन। ठीक, ये कहां से निकलता है, ये जो एनायन X दिख रहा है इसकी वजह से आता है। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट रहता है, ये कहां से रहता है, फ्रॉम कैटायन। ठीक,
जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो एक तो बाहर निकल जाएगा गैस और दूसरा कुछ रेसिड्यू बचा रहेगा, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो केटाइन की वजह से होगा और एक क्या बाहर निकलने वाला है, गैस। तो हम मेनली फोकस करेंगे इस गैस वाले प्रोडक्ट पे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयनिक सॉल्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयनिक सॉल्ट्स हैविंग पॉलीएटॉमिक anion is depends on पोलराइजिंग पावर। ये किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगा। पोलराइजिंग पावर के अकॉर्डिंग कैसे थर्मल डिकम्पोजिशन होना है ये डिसाइड होने वाला है। अब देखो, पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगा तो वहां पर डिकम्पोजिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा रहेगा उसमें ब्रेक डाउन जो है, सिंपल से ये समझ लो पोलराइजिंग पावर है, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो फिर ब्रेक डाउन होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आप सिंपली यही मान के चलना कि पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना अंदर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो लड़ाई झगड़े का मतलब यहां पर क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है इसके अंदर में लड़ाई झगड़ा कब ज्यादा होगा, जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा, किसका, केटायन का। अब जितना ज्यादा उसमें लड़ाई झगड़ा होगा उतना ही कम क्या रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा, उतना ही ज्यादा टूटने का चांस रहेगा। तो उल्टा हो जाएगा क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल डिकम्पोजिशन के साथ साथ हम लोग उसको रिलेट कर दिए थर्मल स्टेबिलिटी को, क्योंकि हो सकता है कि हमको दोनों चीजों को इंटरलेट करके पूछा जा सकता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन आयनिक सॉल्ट का किस बात पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिंग पावर पे। किसका होता है पोलराइजिंग पावर, केटायन का। अगर केटायन का पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है, अगर केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, और अगर पावर कम है तो क्या होगा, पावर कम होगा। देखो फिर से बता देता हूं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये टॉपिक इस चैप्टर का नहीं है। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, इस टॉपिक का एग्जिस्टेंस कहां पर रहता है, एस ब्लॉक करके एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट, वहां पढ़ते हैं। लेकिन जब वहां पढ़ेंगे तो हमको इसको वापस रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए इसका सही जगह यहां पर है पढ़ने का, वापस जाकर वहां रिलेट कर लेंगे। लेकिन हम जो अभी टॉपिक पढ़े हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में, पूरा वहीं से रिलेट है ये, इसलिए हम लोग इसको यहां पर पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा अलग टाइप का है करके, लेकिन इसका सही जगह यहां पर है। सब कुछ समझ आएगा, बस थोड़ा सा अलग लगेगा ये, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी, अब अगर डिकम्पोजिशन जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबल होने का चांस कम रहेगा, तो हम लोग इसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, देखो अगर हम टॉप टू बॉटम चलने की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बताओ क्या होगा, रेडियस, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, किसका, केटायन का। केटायन के बारे में बात करेंगे, पोलराइजिंग पावर देखना किसका है, केटायन का ना, तो केटायन का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ेगा मतलब रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस से पोलराइजिंग पावर का क्या रिलेशन है, इनवर्सली चार्ज अपॉन रेडियस। तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पोलराइजिंग पावर अगर डिक्रीज होगा मतलब पावर कम हो गया तो लड़ाई झगड़ा कम, तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, कम। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर थर्मल डिकम्पोजिशन कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उनके अंदर लड़ाई झगड़ा कम होगा, डिकम्पोजिशन कम होगा, थोड़े ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ज्यादा स्टेबल रहेंगे तो उनको हटाने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ आया। जो सबसे ऊपर में है वो ऑलरेडी क्या है, उसका पावर ज्यादा है, तो अंदर में खुद ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, उसको आग लगाना पड़ेगा, फिर उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में नीचे आ रहे हैं, तो सबसे नीचे वाले को अगर देखा जाए तो सबसे नीचे वाले के पास क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाले के पास साइज बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर कम हो गया, मतलब उसके अंदर शांत माहौल चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कम हो रहा है, तो फिर उसको अगर तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हम लोग टेम्परेचर से भी इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अभी तक जितना पढ़े इसमें कुछ डाउट है क्या, धीरे धीरे चीजें रिलेट हो जाएगी और समझ आता जाएगा आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, हमने तो 4 अभी एनायन देखा, उसमें पहले की बात करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोनेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोनेट के बारे में। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंस, क्या होता है कार्बोनेट का फॉर्मूला, CO2। गजब है यार, मतलब इतने क्लासेस के बाद अगर कोई इसको देखेंगे भी तो हंसेंगे कि सर क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन करके, है ना। आप बताओ यार क्या होता है,
CO3 और कितना चार्ज रहता है इस पे 2 माइनस चार्ज, ये कार्बोनेट आयन। पहला चीज, हमारे पास दो तरीके का केटायन हो सकता है, एक तो जिसके पास क्या रहेगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा, उसको हम लोग बोल देंगे हाई फाई। दूसरा क्या रहेगा जिसके पास पोलराइजिंग पावर कम रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे लो फाई। तो जो लो फाई होते हैं, लो फाई कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। लो फाई मतलब पावर कम है, पावर कम है, बढ़िया शांत माहौल है, जिंदगी सुखी से बीत रहा है उनका, उनको अगर हीट करेंगे ना तो भी ज्यादा उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिकम्पोज नहीं होंगे। इन लोग ऑलरेडी अपने आप में क्या है सेटल्ड है, स्टेबल है, इनको बाहर से अगर तमाशा करें कुछ भी लड़ाई झगड़ा करवाएं इनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग अंदर में क्या एकदम खुश है। समझ आया। कार्बोनेट्स में क्या होता है, लो फाई जो कार्बोनेट्स रहेंगे, लो फाई मतलब जिनका पोलराइजिंग पावर कम है, अगर इस तरह के मेटल से, इस तरह के केटायन से कोई भी कार्बोनेट का एनायन लगा हुआ है उसको हीट किया जाएगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ऐसे कौन कौन से हैं, ये चार हैं। पहला क्या सोडियम, दूसरा कौन पोटेशियम, तीसरा कौन रुबिडियम, चौथा क्या सीजियम। तो इन चारों को तो बिल्कुल दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। ये चार क्या होते हैं लो फाई वाले एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं लो फाई वाले एलिमेंट, केटायन होते हैं। अब दूसरा बाकी जो हाई वाले हैं उनका क्या होगा, तो हाई फाई कार्बोनेट्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड, हाई फाई कार्बोनेट फॉर्म मेटल ऑक्साइड और क्या हो जाएगा CO2। आपको पता है कि जब भी कार्बोनेट को हीट किया जाएगा क्या बाहर निकलता है CO2 गैस। तो हीट करने पे सब में CO2 नहीं निकलेगा, किस में निकलेगा सिर्फ हाई फाई वाले में निकलेगा, जिनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब इनमें खुद में लड़ाई झगड़ा का माहौल चल रहा है। ये देखो CO2 है, CO3 है ना, CO3 2 माइनस क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा O माइनस, दूसरा क्या हो जाएगा O माइनस और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो जब यहाँ पर ये खुद से क्या कर रहा है, ये खुद से एक तो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये जो मेटल है ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, खुद भी ये खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब बाहर से क्या हो गया, बाहर से और चोर पकड़ने वाला आ गया, तो फिर अब इनमें क्या हो जाएगा, इनमें फिर दोनों दोनों डरने लग जाएंगे। जब डरने लगेंगे तो फिर क्या करेगा, ये इसको इससे खींचाता नहीं कर रहा है, तो अब ये तो भाई जान बचा के भागेगा नहीं कार्बोनेट, तो इससे क्या कर लेगा, ये जो भी मिल जाए इसमें का उसको पकड़ करके भाग जाएगा। तो क्या मिलेगा इसको, इसको मिलेगा ऑक्सीजन और ये हो जाएगा मेटल का ऑक्साइड। ये ऑलरेडी इस पे अटैक कर ही रहा था, इस पे ऑलरेडी अटैक कर ही रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको हीट दे दिया गया, तो हीट करने से क्या हो गया, अब दोनों को डर लगेगा, तो दोनों को डर लगेगा तो ये तो इसको पकड़ के रख लिया है कुछ ना कुछ पार्ट को, तो ऑक्सीजन को पकड़ लिया है, तो ये क्या हो जाएगा CO2 के फॉर्म में भाग जाएगा और इधर पे मेटल ऑक्साइड जो है अलग। जब ये अटैक करेगा तो कुछ तो मिला इसको, क्या मिला इसको ऑक्सीजन मिला। समझ पाए कि नहीं। तो यहां आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास हाई फाई कार्बोनेट्स वाले क्या हैं आयनिक सॉल्ट है या आयनिक कंपाउंड है, इनको जब हीट किया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है और CO2 बन जाता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर किसको हीट करने पे CO2 गैस बाहर निकल रहा है और ये ऑप्शन में रहेगा, तो उस समय आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, कितनों भी दिन हो जा रहे भाई हमको देखना पड़ेगा कि कार्बोनेट में हाई फाई है कि लो फाई है। अगर ये लो फाई है तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है, ये जो चार एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, इससे निकलेगा ही नहीं। ठीक, कहाँ से निकलेगा, बाकी जो हाई फाई वाले कार्बोनेट्स है। दिमाग में सेट हो गया, क्योंकि भी चार और पढ़ने वाले हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं कार्बोनेट, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा नाइट्रेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर क्या आएगा बाइकार्बोनेट। तो उतना दूर तक के जाते जाते ये क्या हो जाएगा, ये ब्लर होने लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा अच्छे से जोड़ दो दिमाग को। अगला देखो, हाई फाई का तो समझ गए हम लोग, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल है। रिएक्शन में आप लोगों को दिक्कत है नहीं, इसीलिए मैं एक एक को लिख के बताऊं, ये जरूरी नहीं समझा, सबको मैं लगा दिया हूं, आप लोगों को आता है ना। लिथियम कार्बोनेट ब्रेक करेंगे, लिथियम ऑक्साइड बन गया और क्या हो जाएगा CO2 गैस बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। बाकी देख लो, जिंक कार्बोनेट है, ये भी बाहर निकल गया। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CaO और क्या हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा। समझ आया। अब आप लोगों को एक बात समझ आ रहा होगा, हम लोग ऐसे सारे रिएक्शन क्लास 10 में पढ़ा करते थे। क्लास 10 में हमको डायरेक्टली परोस दिया जाता था, कैसे कि इसको हीट, मतलब मेटल के कार्बोनेट को हीट करने पे ये बाहर निकलता है। लेकिन हम लोग सब एग्जाम्पल को नहीं देखा करते थे, हम लोग कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल देखा करते थे जो होता ही है, क्योंकि उसका आगे भी हमको डीप एनालिसिस करना रहता है, उसके रीजन को जानने के लिए हमको आगे क्लास 11th में आना था।
अब हमने कभी वहां पर ऐसा नहीं देखा कि Na, ये तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, Na2 होगा। क्या होगा ये, Na2। Na2CO3 को कभी हमने डिकम्पोज करके नहीं देखा था। हमने कभी भी K2CO3 को डिकम्पोज करके नहीं देखा था। बाय डिफॉल्ट हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे थे जो आपको इसी कैटेगरी मिलने वाला है। समझ आया? तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हम लोग को इतना सारा चीज पढ़ने के बाद आज क्लियर हो रहा है। इसलिए हम वहां सिलेक्टेड चीजें पढ़ते हैं छोटे क्लासेस में, सभी रीजन को हम नहीं जान सकते। नेक्स्ट और एग्जांपल देख सकते हो आप, BeCO3, BeCO3 हो गया, BeO ब्रेक हो गया, BO प्लस CO2, MgCO3, यहां पर Ca दो बार आ गया क्या, CaCO3। अच्छा चलो ठीक है। एक्चुअल में इस एग्जांपल को लिखने का सेंस ये था कि हम लोग इसमें ग्रुप से क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फिर क्या है, मैं इसको वहीं पे लगाता हूं, यहां मैं कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रिएक्शन में कोई दिक्कत होगा नहीं, फोर्थ और ये हो जाएगा 5। ग्रुप में क्या हो रहे हैं, हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब यहां पर एक बात हमको समझना है, जब ग्रुप्स में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो डिकम्पोजिशन होगा वो किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, मतलब किस में आसानी से हो जाएगा और किस में डिफिकल्ट रहेगा, ये हमें जानना है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम। पोलराइजिंग पावर अगर कम हो रहा है, इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पावर कम, लड़ाई झगड़ा कम। तो पोलराइजिंग पावर क्या है इसका, ज्यादा। पोलराइजिंग पावर क्या है इसका, ज्यादा। इसका क्या हो गया, कम। कम 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 कम, ऐसे करके क्या हो गया, डिक्रीज होता गया। समझ आ रहा है? टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होता गया, डिक्रीज होता गया, मतलब डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, कम होगा। यहां डिकम्पोज होने का चांस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहां डिकम्पोज होने का चांस कम रहेगा। तो डिकम्पोजिशन का नेचर भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता जाएगा। डिकम्पोजिशन के उल्टा अगर हम लोग स्टेबिलिटी का बात कर ले तो ये स्टेबल क्या रहेगा, कम रहेगा। ये स्टेबल थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा तोड़फोड़ किसके अंदर में होगा, हाँ पहले मैंने डिकम्पोजिशन बोला था, फिर स्टेबिलिटी बोला। हाँ तो वही तो कर रहे हैं। फाई का फाई जैसा वैसा क्या रहेगा, डिकम्पोजिशन, और इसको उल्टा क्या रहेगा, स्टेबिलिटी। समझ आ रहा है ना भाई? जिसके घर के अंदर तोड़फोड़ हो रहा है, क्या वो स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा। फाई जिसका ज्यादा, पावर जिसका ज्यादा, तोड़फोड़ ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी उतना ही कम। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है मतलब पावर कम हो गया, पावर कम हो गया मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम होते जाएगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा मतलब स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जो ये BeCO3 है ना, ये सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा वाला एलिमेंट है, ये सबसे अनस्टेबल एलिमेंट है इन पांचों में। ये जो सॉल्ट दिख रहा है ये क्या है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। तो बताओ ये ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो इसको और बाहरी टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत है क्या? ये तो पहले से क्या है, इतना परेशान है, इसको और बाहर से परेशान करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहां पर जो Δ1 लिखा है ये टेम्परेचर का वैल्यू है, इसको टेम्परेचर कम चाहिए। ये थोड़ा सा क्या है, शांत जीवन बिता रहा है, इसको ज्यादा परेशान करना पड़ेगा बाहर से, तब जाके क्या होगा, ये ब्रेक होगा। यहां टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, यहां और ज्यादा देना पड़ेगा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। क्या बोला मैंने, देखो टॉप टू बॉटम चलेंगे अपन, टॉप टू बॉटम। अगर टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, R प्लस ज्यादा, ठीक है। R प्लस अगर ज्यादा हो गया तो फाई क्या हो जाएगा, कम। फाई अगर कम हो गया तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये क्या रहेगा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन जो है सबसे ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम है। लेकिन यहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन जो है आसानी से नहीं होगा, यहां टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर का वैल्यू देखूं तो ऊपर में सबसे कम और नीचे में सबसे ज्यादा। तो ये देख सकते हो आप, हमको डेल्टा का जो वैल्यू चाहिए रहेगा, फर्स्ट वाले में कम, सेकंड में ज्यादा,
फिर और ज़्यादा ऐसे बढ़ता गया। ठीक, तो ये जो BeCO3 होता है ना, ये इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाला रहता है कि ये रूम टेम्परेचर तक में भी ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये रूम टेम्परेचर के अंदर भी इसके अंदर जो है लड़ाई झगड़ा का माहौल रहता है, इसके आयन सेपरेट हो जा रहते हैं। इसीलिए इसको ठीक से रखने के लिए इसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखना पड़ता है। इसको कहां रखना पड़ता है? CO2 के एटमॉस्फेयर। BeCO3 इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब इसके अंदर खुद में इतना लड़ाई झगड़ा है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही क्या है, ये स्टेबल नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे ही अनस्टेबल है ये। और इसलिए क्या किया जाएगा, हेंस इट इज केप्ट अंडर एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। जैसे कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है ना, वैसे इसको कहां रखा जाता है? CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है टू अवॉइड इट्स डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब ऑलरेडी हम CO2 इसमें बहुत ज्यादा ही मिला देंगे। ये आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में। ये सोचो, यहां से यहां बन रहा है, लेकिन यहां से यहां जो दिख रहा है ना, ये समझ लो कि हमको रूम टेम्परेचर पे ऐसे ब्रेक होकर ऑलरेडी दिख ही रहा है। ये रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जा रहता है? ब्रेक डाउन हो जा रहता है। इसीलिए क्या कर देंगे, जब हम CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, CO2 के कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो जब बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, BeO को जबरदस्ती जाकर चिपक जाएगा, जबरदस्ती उससे के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जब रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो जब इसका CO2 के कंसंट्रेशन, मतलब CO2 की फैक्ट्री के अंदर ही घुसा कर रख देंगे उसको, तो फिर BeO को क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में उससे रिएक्शन करना ही पड़ेगा, और जाकर के वो क्या हो जाएगा? BeCO3 के पास में के फॉर्म में ही वो प्रेजेंट रहेगा। समझ आया? तो ये रूम टेम्परेचर पर ही इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल नहीं रहता है। इसीलिए इसको कहां रखते हैं हम लोग? CO2 के एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ये पूरा स्लाइड समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत समझने में कुछ? इसमें हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट देखा है। डिकम्पोजिशन डिपेंड करेगा किस पे? पोलराइजिंग पावर पे। पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? ये पूरा कहानी कल पढ़े हुए थे। पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो पे। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब जिसका साइज बड़ा उसका पोलराइजिंग पावर कम। पोलराइजिंग पावर कम मतलब क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन कम। और डिकम्पोजिशन कम है, लड़ाई झगड़ा कम है, मतलब उसका जीवन शांत चल रहा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर इसमें कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, 4 को दे देगा, 4 को, और बोलेगा कि इसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस में लगेगा, किस में कम लगेगा, तो आपको ये चीज जो है, अगर पीरियोडिक टेबल का आइडिया है और आपको रिलेट करते आ रहा है तो फिर आप आसानी से दे दोगे। समझ आ रहा है? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, उसके लिए हमको खुद में सोचना पड़ता है, खुद में अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग CO3 इज थर्मली मैक्सिमम स्टेबल? इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, पूछ रहा है। BE? अभी जस्ट हम लोग जो थोड़ा सा पढ़े हैं 5-10 मिनट, उतने से ही इसका आंसर निकल जाएगा। थोड़ा ठंडा लग रहा है क्या, कि मेरे बस को लग रहा है? लग रहा है ना? क्या? हाँ ठीक ठीक ठीक, ये क्या है? लो फाई, मतलब वो जो 4 जहां आएंगे तो फिर वो लोग सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे। हाँ, ये नहीं रहता तो फिर कौन आता बताओ तो? CaCO3। मतलब हम चाहें तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा ऑर्डर? K2, ये सबसे ज्यादा क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद CaCO3, ये हो जाएगा CaCO3। फिर इसके बाद कौन स्टेबल रहेगा? Mg, मैग्नीशियम कितना है? 12, इसका कितना है? 20। फिर BeCO3। ठीक, ये क्या है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना, स्टेबिलिटी।
तो ये हम लोग फर्स्ट पढ़ लिए, अब आते हैं सेकंड में। सेकंड किसका डिकम्पोजिशन देखेंगे? नाइट्रेट का। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला पहले से लिख दिया गया है तो तकलीफ नहीं है प्रिंस को, NO3 माइनस, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ लो फाई NO3 माइनस, मतलब अगर कोई लो फाई वाला केटायन किससे अटैच्ड है? नाइट्रेट एनायन से, नाइट्रेट एनायन से अटैच्ड है, तो उसका क्या होगा? लो फाई वाला जब भी क्या रहेगा? नाइट्रेट एनायन अटैच रहेगा, नाइट्रेट एनायन से अटैच रहेगा और उसका डिकम्पोजिशन किया जाएगा, तो उसका डिकम्पोजिशन से ऑलवेज क्या बाहर निकलेगा? O2 बाहर निकलेगा, O2 गैस बाहर निकलेगा और साथ में मेटल का क्या बन जाएगा यहाँ पर? हाँ, मेटल का NO2 के साथ क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। ये मेटल का NO2 के साथ मतलब नाइट्राइट। हाँ, किसको? नाइट्राइट। ये कहाँ? NO2। ये कहाँ गया? ये मतलब ऑक्साइड नहीं है ये। आप लोगों को याद होगा NaNO3 एक पढ़ते हैं हम लोग, ये क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। NaNO2 क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट। दो चीज होता है, ये तो नाइट्राइट बन गया ना मेटल का, तो मेटल का क्या बनेगा? नाइट्राइट, और दूसरा क्या बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन गैस। ठीक, ऑक्सीजन गैस क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है ये? कलरलेस। तो कभी कभी ऐसे करके कंफ्यूज करने के पूछ सकता है कुछ इसके बारे में, तो ध्यान रखना ये क्या होता है? कलरलेस। जैसे एग्जांपल देखो, लो फाई में क्या आएगा? वही 4 आएगा, तो एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। ये एग्जांपल KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हीट किया गया, क्या बाहर निकला? KNO2 प्लस O2। सोडियम में भी देखो क्या बाहर निकल गया? NaNO2 और O2। ऐसे रूबिडियम में, सीजियम में भी ऐसे निकल जाएगा। क्या? हाँ हाँ, तो नहीं निकल रहा था ना, तभी तो उसको अलग से पढ़े है ना। यहां पर ये निकल जाएगा, है ना। नाइट्रेट में क्या होगा? निकल जाएगा, इसमें नहीं निकलेगा। हाँ वही बोल रहा हूं, इसमें निकल जाएगा, उसमें नहीं निकलेगा, उसमें डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं, यहां पर होगा। अब देखो हाई फाई का बात करते हैं, तो दूसरा, अगर हम हाई फाई वाले नाइट्रेट एनायन के साथ में बने हुए आयनिक सॉल्ट का डिकम्पोजिशन देखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका भी डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन इसके डिकम्पोजिशन में क्या होगा? इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है बाहर से और हाई है, इसके जिंदगी में ऑलरेडी क्या है? लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। ये देखो, वो कितना टुकड़ा हुआ था? 2 टुकड़ा। ये कितना हो जाएगा? 3 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर एक तो बनेगा मेटल का ऑक्साइड, दूसरा क्या बनेगा? NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये कैसा गैस होता है? ये ब्राउन कलर का गैस। याद है NO2 पढ़े हैं ना? कौन से कलर का गैस था? इसकी तो पूरी कुंडली पढ़ ली है हम लोग ना। NO2 का कितना होता है बॉन्ड एंगल? इस पे सब पढ़े हुए हैं भाई, भूल गए क्या? NO2 के बारे में अलग से पढ़े हैं। ब्राउन कलर का है, एसिडिक नेचर का है, बॉन्ड एंगल कितना है इसका? 120 से लेकर के 180 के बीच में, सिंगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास। ये कैसा है? कलर ब्राउन कलर का गैस है। और ये O2 कैसा है? कलरलेस गैस। चलो वापस आते हैं। इससे ये बात समझ आया कि जो हाई फाई वाला हमारे पास आयनिक सॉल्ट है, जब इसको क्या किया जाएगा? जब इसका डिकम्पोजिशन कराया जाएगा तो दोनों तरीके गैस निकलते हैं। एक गैस क्या है? कलरलेस है, दूसरा गैस क्या है? ब्राउन कलर का गैस है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, हाई फाई वाला। ये है लिथियम का, ये है किसका? लेड का है, मैग्नीशियम का है, ये सारा कुछ। बैलेंस करने के लिए परेशान नहीं होना है, हमको मेन प्रोडक्ट से मतलब है। बैलेंस करना आप लोग जानते हो, और इनऑर्गेनिक में बैलेंस करने के पीछे बहुत ज्यादा सोचा भी नहीं जाता है ना। कोई दिक्कत इसमें रिएक्शन में? ठीक, चलें आगे। देखो अगर ना ऐसे
कोई टॉपिक पिछला वाला आता है और अगर वो याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो कोशिश किया करो कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो आगे कहीं ना कहीं आने वाला है। और ये सोच करके थोड़ा सा अपने आप को कैसे भी करके प्रेशराइज करो, टाइम कैसे भी करके एडजस्ट करो, लेकिन उसको दिमाग में रखने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वापस जब हम इस पे रिवीजन पे आएंगे ना, जो कि आएंगे ही, इसका रिवीजन हम जब करेंगे तो गारंटी है कि आपको हर एक चीज इंटर रिलेट करते बनेगा। अभी मैं हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं, इसलिए ऐसा मैं समझ सकता हूं कि हर टॉपिक आपके दिमाग में एग्जैक्टली रहे, ये अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अभी हम लोग चैप्टर के एंड में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डीपीपी पे हम लोग जब बात करेंगे तो बहुत बार जो चीज आता है ना ऑलरेडी हमारे दिमाग में उसकी प्रायोरिटी बन जाती है। तो ये जो चीजें मैं अभी बताया हूँ NO2, ये आपको ज्यादा प्रायोरिटी का नहीं लगा होगा इसलिए दिमाग में नहीं है, लेकिन जब एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेंगे तो इसकी प्रायोरिटी समझ आ जाएगी, तो दिमाग में जरूर रहेगा। अभी इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होना, भले मेरा डांटना मेरा काम है कि ये चीज क्यों दिमाग में नहीं है करके, क्योंकि मैं जब तक कि थोड़ा प्रेशर नहीं दूंगा तो आप लोग अपने आप को तो एक्सपांड नहीं करोगे ना। लेकिन अगर कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा ही अपने आप को एक्सपांड कर लोगे तो रिवीजन में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और इतनी तो गारंटी मान के चलना कि हर एक टॉपिक आपके दिमाग में होगा। जब हम एक बार सिलेबस ओवर कर लेंगे, रिवीजन पे जाएंगे, गारंटी है कि हर एक टॉपिक दिमाग में रहेगा ही, हर एक टॉपिक। लेकिन उन्हीं को फायदा ज्यादा मिलेगा जो पहले लेवल पे हर टॉपिक को समझ के एटलीस्ट चल रहे हैं। दिमाग में बहुत दिन तक के रहे ना रहे अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट समझ के चल रहे हैं। जैसे इस स्लाइड में अगर हमने बोला कि हाई फाई से क्या हो गया, ये 3 टुकड़े में ब्रेक हो गया, अगर ये दिमाग में है, मान लो आप 20 दिन बाद भूल गए कि लिथियम नाइट्रेट को अगर ब्रेक डाउन किया जाएगा तो क्या होगा, भूल गए 20 दिन बाद, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वापस इस टॉपिक पे जाओगे और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी कि इसको देख के फिर से आपको लॉजिक को रिलेट करते बन जाए, तो सही पढ़ रहे हो। कब गलत पढ़ रहे हो, जब 20 दिन बाद इसको देख रहे हो और बिल्कुल ब्लैंक हो गए तो गलत पढ़ रहे हो। समझना और दिमाग में रोक के रखना दोनों अलग अलग बात है, मैं पहले से समझा रहा हूं, है ना। समझ के चलो, कम से कम दिमाग में तो अपने आप आ जाएगा जब रिवीजन टाइम पे आएंगे, जब 2-3 बार इसका क्या होगा अच्छे से हमारे पास इसका आना जाना होगा तो अपने आप आएगा, ये दिमाग में याद अपने आप होगा। लेकिन पहले लेवल पे समझना जरूरी है। बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं एक साथ, इसीलिए हमको सबको समझ के चलना है, लेकिन याद अपने आप रहेगा यार, इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लो। परेशान बिल्कुल नहीं होना इस चीज के लिए। तो यहाँ देख लो NiNO3 ब्रेक हो गया 3 पार्ट में, क्या क्या बाहर निकला, एक तो मेटल का ऑक्साइड बाहर निकल गया, दूसरा क्या बाहर निकला, NO2 बाहर निकला, तीसरा क्या बाहर निकला, O2 बाहर निकला। ठीक, ऐसे ही ये एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। और भी एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे आ जाएंगे अपने मन से, क्योंकि इसमें क्या वाला है, इसमें हाई फाई का है। अरे कहाँ चला गया, कौन सा वाला है, हाई फाई। तो लो तो हमारे पास 4 ही है, लेकिन हाई फाई के बहुत सारे रहते हैं। नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ये आ गया 3rd नंबर पे। बाइकार्बोनेट को और हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां भी एक स्पेशल बात है, इनऑर्गेनिक की यही एक लिमिटेशन है कि इसमें हमें वाई के क्वेश्चन सिर्फ उतने ही जगहों पे लगाने होते हैं जिन जगहों पे एनसीईआरटी हमें बता के रखता है कि आपको इसके क्यों का आंसर जानने का अधिकार है। क्योंकि इनऑर्गेनिक अपने आप में पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, मतलब ये वास्ट टॉपिक है, इसका सिर पूछ का अता पता नहीं रहता है। इनऑर्गेनिक में अगर कोई इंसान हर चीज का क्यों 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 ढूंढने लग जाए तो वो पागल हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी जितनी चीजों का क्यों बताता है, सिर्फ उतने को अगर आप जान लो तो बहुत खुश रहोगे, जिंदगी में एकदम सुखी से रहोगे। इसलिए हम क्यों का बात भी उतनी टॉपिक पे करते हैं जितना एनसीईआरटी बताता है। ठीक है, तो अब यहां पर आएगा ओनली लो 5HCO3 माइनस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब हाई वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा बाइकार्बोनेट जिसके पास कैसा मेटल रहेगा, कैसा कैटायन रहेगा, लो 5 वाला, सिर्फ वही एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, बाकी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आपको जानने का कोई शौक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। देखो यहां पर CO3 माइनस और इस साथ क्या लगा हुआ है, H, और कौन आएगा इसके साथ में, एक आएगा मेटल, जो कि कौन सा वाला है, ये हाई फाई वाला। हाइड्रोजन, हाई फाई का मतलब समझ रहे हो, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका काम ही क्या है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन खींचने का। क्या काम है इसका, इलेक्ट्रॉन खींचने का।
अब सोचो इस कंपाउंड में ऑलरेडी हाइड्रोजन बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है, H+ मतलब प्रोटॉन ही है ना, तो ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए एक बैठा हुआ है। ये Mi उससे पहले ही एक यहां पर शैतान बैठा हुआ लड़ाई करने के लिए, दूसरा ये और आ जाएगा। तो सोचो क्या ये सुखी से रह पाएगा, क्या ये सॉलिड स्टेट में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसलिए कम से कम इसको ओवरकम किया जा सके तो उसके लिए लो फाई अगर आएगा तो कम से कम वो क्या रह सकता है, सॉलिड स्टेट में रह सकता है। तो इसका इसका जो पावर है, पोलराइजिंग पावर है, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे। और जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो डिकम्पोज करने का बात है क्या, उसको नहीं है। जो पहले से टूटा हुआ उसको और क्या तोड़ेंगे, पहले से क्या है वो, पहले से क्या है वो, पहले से ब्रेक है ना, तो पहले से ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसको तोड़ने की बात है क्या, नहीं है। इसलिए हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। समझ आया? चलो, तो ओनली लो फाई HCO3 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल देख सकते हो, लो में क्या क्या आता है, सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये रिएक्शन आप लोग 10th में देखे हो, कहां पर देखे हो, भजिया बनाने वाले में, है ना, मतलब बेकिंग प्रोसेस में। ये वही रिएक्शन है जहां पर CO2 गैस बाहर निकल रहा है और इसी की वजह से क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट एंड फ्लफी। ठीक, ये वही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, हाँ सोडा, हाँ हाँ, मम्मी तक पहुंच गया था बात इसमें, मेरे को याद है, बात मम्मी तक पहुंच गया था। पोटेशियम का भी देख सकते हैं। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, जब कार्बन बाइकार्बोनेट को ब्रेक करेंगे तो ये बात तो 10 से जान रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, और यहाँ पर जो कार्बोनेट का पार्ट दिख रहा है उसकी वजह से क्या बाहर निकलेगा, CO2, और साथ में क्या बन जाएगा, मेटल का कार्बोनेट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 4th नंबर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ। अब थोड़ी देर बाद कहीं ये क्वेश्चन ना आएगी, सर इसमें हाई फाई का क्यों नहीं देखे करके, तो नहीं आएगा, है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब ये पॉइंट दिमाग से छूट गया, अब हम इसको तो समझ गए, फिर अचानक से आता है एक ही पढ़े इसमें, इसमें एक और वाला कहाँ गया, तो ऐसा भी कभी कभी होता है ना। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इसमें सिर्फ हमको इसका पढ़ना है लो फाई का, हाई फाई एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट आता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, मतलब OH-। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर है, गर्म करो वाटर बाहर। भाई मेटल हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल में क्या है, उसमें वाटर है, उसको हीट करेंगे क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। तो ये देखो वाटर बाहर निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, मेटल का ऑक्साइड। हाँ, गर्म करेंगे किस फॉर्म बाहर निकलेगा, वेपर के फॉर्म में। तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसको हीट किया जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा और क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर। दोनों केस में, हाँ दोनों केस में यहां पर। नेक्स्ट LiOH, ये देख लो Li2O, और क्या हो जाएगा BeOH ट्वाइस, BeO H2O, CO क्या NH कहाँ बोला, BeO बोला, फिर H2O, COH ट्वाइस, और क्या हो जाएगा CO। ये सब रिएक्शन तो कहीं न कहीं हम लोग देखे हुए हैं, ये दोनों ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ये तो बहुत बार यूज होता है ना। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट, यहां तक कुछ दिक्कत हो बताओ, एक बार वापस मैं रिवाइज करा देता हूं इसको, अभी रिवाइज इसलिए करा देता हूं क्योंकि हम लोग कल इसको रिवाइज नहीं करेंगे, कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अलग रहेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने देखा कि भाई जो भी यहाँ पर गैस बनेगा वो मोस्टली केटायन एनायन की वजह से बनेगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है केटायन की वजह से रहेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर पे, किसका पोलराइजिंग पावर, केटायन का।
पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। अगर पावर कम है तो थोड़ा सा डिकम्पोजिशन कम होगा, मतलब वो स्टेबल ज्यादा रहेगा। हमने पहले बात किया कार्बोनेट का, तो कार्बोनेट में क्या होता है, कार्बोनेट में जो लो फाई कार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज होते ही नहीं है, वो इतने स्टेबल है कि हीट करने पे भी डिकम्पोज नहीं होंगे। हाई फाई वाले क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनेगा, कार्बोनेट की वजह से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। फिर यहां पर हमने देखा कि अगर टॉप टू बॉटम चलेंगे तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा, टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर अगर कम हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी, तो ऊपर से नीचे टेम्परेचर का डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट BeCO3 का हमने देखा कि BeCO3 के घर में इतनी लड़ाई हो रही है कि नॉर्मल कंडीशन पे भी ये जो है कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए उसको हमको रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, CO2 के इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा नाइट्रेट्स के बारे में, तो नाइट्रेट में क्या होता है, डिकम्पोजिशन दोनों होंगे। लो जो हमारे पास नाइट्रेट रहेगा वो किस में हो जाएगा, मेटल के नाइट्राइट में होगा, प्लस O2 गैस बाहर निकल जाएगा। और जो हाई वाला है तो फिर वो 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक तो मेटल का ऑक्साइड और क्या हो जाएगा NO2 गैस प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। फिर हमने देखा बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट में हाई फाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ लो फाई ही सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो उसका ब्रेक डाउन करेंगे तो CO2 और वाटर बाहर निकल जाएगा। फिर हमने देखा ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड क्या हो जाएगा, मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होंगे इसको हीट करेंगे तो वाटर बाहर, तो हाइड्रोक्साइड चला गया तो बचा गया सिर्फ ऑक्साइड। अब हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एस ब्लॉक सॉल्ट। एस ब्लॉक सॉल्ट कहने का मतलब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो भी हमारे पास क्या है सॉल्ट है, इनकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम मोस्टली बात करते हैं वाटर में डिसॉल्व करने की, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कितना सॉल्युबल है कितना सॉल्युबल नहीं है, ठीक। तो यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक सॉल्ट्स डिपेंड्स ऑन 2 टाइप ऑफ एनर्जी। ये 2 तरीके के एनर्जी पे डिपेंड करेगा। पहला किस पर डिपेंड करेगा, पहला डिपेंड करेगा ये लैटिस एनर्जी पे। किस पे डिपेंड करेगा, लैटिस एनर्जी, क्योंकि सॉलिड जब बनेगा तो सॉलिड बनने के लिए क्या चाहिए था, उसको लैटिस एनर्जी चाहिए था, ठीक। जब वो सॉलिड के फॉर्म में आया तो कौन सा एनर्जी रिलीज किया था, लैटिस एनर्जी किया था ना। तो एक तो डोमिनेंट एनर्जी क्या हो गया, लैटिस एनर्जी, और दूसरा होगा हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, जब वो वाटर को अपने में चिपकाएगा तो भी तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। समझना बढ़िया से है ना। ये देखो वाटर है, अभी पहले लेवल पे क्या हुआ, पहले लेवल पे हमने बनाया है क्या सॉलिड, ये बना एक आयनिक सॉलिड, ठीक। जब ये आयनिक सॉलिड खुद बना तो बनने के लिए कौन सा एनर्जी रिलीज किया, लैटिस एनर्जी। तो हमने देखा कि जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी इसके पास होगा उतना ज्यादा ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। भाई जितना एनर्जी रिलीज करेगा उतना क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जब ये बना तो कौन से फॉर्म में आया, सॉलिड फॉर्म में। जब ये सॉलिड फॉर्म में आया तो कौन सा एनर्जी रिलीज किया था, लैटिस एनर्जी। तो जितना इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उतना ये क्या रहेगा, आयनिक सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है। अब इसको हम वाटर में डुबा देंगे, समझ आया। जब वाटर में डुबाएंगे तो हमको ये बात पता है कि मान लेते हैं कि ये एक आयनिक सॉलिड है और इस आयनिक सॉलिड का जो 2 पार्ट होगा क्या होगा, M+ और X-। तो इसका हाइड्रेशन कैसे होगा, वाटर में डुबाने पे ये जो मेटल दिख रहा है M, इसके पास कौन सा सराउंड हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन, इस तरह से होगा ना ये सराउंड। तो भाई जब ये निगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन है मतलब वाटर है, इसके पास आकर के एडहेयर हो रहा है, चिपक रहा है, तो अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इसको उसके बदले एनर्जी लूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तक एनर्जी रिलीज होता है, तो यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो एनर्जी है इसका नाम क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहलाएगा, समझ आया ना। हाइड्रेशन प्रोसेस में जो एनर्जी वो रिलीज करेगा उसका नाम क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। सिंपल सा बात है।
यहां पर जब वो फॉर्मेशन किया लैटिस का, तब जो एनर्जी रिलीज किया उसका नाम क्या था, लैटिस एनर्जी। तो ये दोनों बातें अलग अलग है। जब ये क्या करेगा, लैटिस के फॉर्म में रहना चाहेगा तो लैटिस एनर्जी रिलीज किया, ये पहला एनर्जी था जो बना हो। अब बनने के बाद इसको वाटर में अगर डुबा दिया जाएगा तो फिर इसको तो क्या होना पड़ेगा, ब्रेक। जब ब्रेक होगा तभी तो जाकर के वाटर में डिजोल्व होगा। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? जब ये M प्लस और X माइनस इसके अंदर जाएगा, मतलब जो सॉल्ट है NaCl है, जो नमक है, उसको वाटर में जब डुबाया जाएगा तो Na और Cl में जब वो ब्रेक होगा तभी तो जाके क्या होगा, तभी जाके डिजोल्व होगा ना। तो यहां पर देखो, जो यहां पर M प्लस है ये वाटर के अंदर डिजोल्व होगा तो पहले तो उसको ब्रेक होना पड़ेगा ना। जब ब्रेक होगा तभी जाके डिजोल्व होगा। तो जब ये ब्रेक होना चाहेगा तो कौन सा एनर्जी रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी। समझ आया? यहां पर दो टाइप का एनर्जी है, पहला है लैटिस एनर्जी और दूसरा क्या है, ये बोलता है टूट मत और ये बोलता है टूट जा। अब सोच लो कि कौन ज्यादा रहेगा तो हमको फायदा मिलेगा। हमको डिजोल्व करना है, पर्पस क्या है, डिजोल्व करने का। तो डिजोल्व करने के लिए कौन सा एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रेशन। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा तो वो टूटेगा ही, डिजोल्व नहीं होगा। ठीक, मान लो अगर ये बनाने के लिए इसने क्या किया, इसने 200 एनर्जी रिलीज किया, लैटिस बनाने के लिए कितना एनर्जी रिलीज किया, 200। और अगर ये हाइड्रेशन करने के लिए कितना एनर्जी रिलीज किया, 300। तो बताओ डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन के लिए कम ताकत लगा पा रहा है, 100 लगा पा रहा है, तो नहीं होगा डिजोल्व। समझ पाए? ठीक, इसको लिखना नहीं, मैं ऐसी बस समझा दिया हूं, ठीक है। कभी भूल जाओ तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाए करके मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, ऐसे रख देता हूं इसको। तो यहां देख लो, जो लैटिस एनर्जी होगा वो जितना कम रहे उतना फायदेमंद है। लैटिस एनर्जी जितना कम रहे उतना क्या है, फायदेमंद है। तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बात समझ आया? हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा उतना फायदेमंद है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अभी तक देखो कुछ भी हमने समझने वाला चीज ढंग का नहीं पढ़ा है ना। अब मैं इसको रिलेट करता हूं हमारे पीरियोडिक टेबल में, तब समझ आएगा, तब मजा आ जाएगा। देखना, टॉप टू बॉटम जब हम चलेंगे, जब हम कहां चलेंगे, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम चलने में क्या होगा, साइज बढ़ गया, पोलराइजिंग पावर कम हो गया। पोलराइजिंग पावर के कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी कम हो गया। और लैटिस एनर्जी कम तो हो ही गया। अब वापस रिलेट करते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी कोई नया चीज नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रेशन बस को दिमाग में रख लो, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन पढ़े थे ना। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आपको याद होगा, जिसका जितना छोटा साइज वो उतना ज्यादा वाटर चिपका सकता है। तो ऊपर से नीचे आया तो क्या हो गया, साइज बढ़ता गया। तो वाटर चिपकाने की कैपेसिटी कम। जब चिपका ही नहीं पाएगा तो एनर्जी क्या रिलीज करेगा, अट्रैक्शन लगा पाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पे He क्या हो जाएगा, कम। देखो दोनों दोनों डाउन हो गए। समझ आया? मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लैटिस एनर्जी कम हो रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। लैटिस एनर्जी कम हो रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है। तो कितना बड़ा यहां पर कंफ्यूजन हो गया, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों दोनों नीचे आ रहे हैं ना, लेकिन दोनों का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी क्या है, अपोजिट है। तो ये कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा, लेकिन ये कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी घटा देगा। अब बताओ फाइनली होगा क्या उसके साथ में, समझ आया ना? इसीलिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें इसको जानना पड़ेगा कि कहां पर चाचा की बात माननी है और कहां पर मामा की बात माननी है। समझ आ रहा है? कहां पर किसकी बात माननी है और कहां पर किसकी बात नहीं माननी है, वो यहीं पर काम आता है। मतलब कौन से पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट में लैटिस एनर्जी डोमिनेंट रहता है और कौन कौन से जगह पे हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट रहता है, ये हमको जानना जरूरी है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ तो आ गया ना कि हम किसकी बात को मानेंगे तो क्या होने वाला है। अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेंट है तो वो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, रेसिप्रोकल में रखेगा।
मतलब लैटिस एनर्जी बढ़ा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम He की बात को मानते हैं तो He क्या करेगा, बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा। ठीक, चलो तो अब हम कुछ की पॉइंट लेके चलेंगे कि ऐसे कौन कौन सा जगह है जहां हमें इन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी अप्लाई इन फॉलोइंग। कहां कहां अप्लाई होगा? एम का मतलब होता है एल्कली मेटल। एम का मतलब एल्कली मेटल। एल्कली मेटल मतलब ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 के साथ जो कार्बोनेट आयन होंगे उनमें कौन अप्लाई होगा? लैटिस एनर्जी। AmHCO3 माइनस, कार्बोनेट आयन, सॉरी बाई कार्बोनेट आयन किसके साथ में? ग्रुप नंबर 1 के साथ में, मतलब एल्कली मेटल के साथ में। तो एल्कली मेटल का कार्बोनेट, एल्कली मेटल का बाई कार्बोनेट, और एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों का फ्लोराइड आयन। सिर्फ फ्लोराइड लिखा गया, ध्यान रखना है ना। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों का क्या? हाइड्रोक्साइड। ये 4 जगह है जहां पर हमें किसको अप्लाई करना पड़ेगा? लैटिस एनर्जी को। किसको अप्लाई करना पड़ेगा? लैटिस एनर्जी को। और इसके अलावा जो बाकी जगह बच गया, जिसमें मेनली हम इनको लिख करके रखे हुए हैं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्रेट, एल्कली अर्थ मेटल का सल्फेट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट, ध्यान रखना एल्कली मेटल कार्बोनेट इधर है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट इधर है, ग्रुप नंबर 1 का कार्बोनेट इधर, ग्रुप नंबर 2 का कार्बोनेट इधर, और एल्कलाइन अर्थ मेटल का बाइकार्बोनेट। बात समझ आया? इतने जगह पे कौन अप्लाई होगा? He का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब यहां पर जितना He बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन यहां पर जितना Le बढ़ेगा वहां पर सॉल्युबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। कोई दिक्कत हो यहां तक बताओ? अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में हैं। हमें इनका ऑर्डर अब देखना पड़ेगा। शुरू करें अब? ये याद हो गया? नहीं हुआ तो और देख लो एकदम अच्छे से। कार्बोनेट किसका? ग्रुप नंबर 1 का। बाइकार्बोनेट किसका? ग्रुप नंबर 1 का। क्या लगेगा? Le। Le क्या क्या लगने वाला है देख लो। Le कहां कहां पर? ग्रुप नंबर 1 के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों के फ्लोराइड आयन, ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों के हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट का बात करें तो फर्स्ट क्या है? NO3 नाइट्रेट। किसके साथ में है? नाइट्रेट तो फर्स्ट में आया ही नहीं है, नाइट्रेट फर्स्ट में आया ही नहीं है। नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, जैसे ही आया आंख बंद करके क्या बोल देंगे हम लोग? He। तो देखो ये हो गया, किसके कॉन्सेप्ट पे चलेगा? ये He कॉन्सेप्ट बस देखो, बाकी तो फिर आप लोग जानते ही हो उसको। किस पे चलेगा ये? He। दूसरा कार्बोनेट है, सॉरी बाइकार्बोनेट है, कौन सा ग्रुप का है ये? बताओ तो। ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप नंबर 1 के 2 में। बहुत सुंदर। कौन से ग्रुप में आते हैं? फर्स्ट है भाई, फर्स्ट। हलीना की रब से फरियाद पढ़ाया था ना, ट्रिक था उसका, तो वही तो है। Li मतलब क्या है? लिथियम है। तो यहां पर ग्रुप नंबर 1 का बाइकार्बोनेट क्या लगने वाला है? पहले कौन था? लिथियम। पहले कौन था? Le, लैटिस एनर्जी। बाद में कौन था हमारे कॉन्सेप्ट में? He। ऐसा ही था ना, देख लो, इसको याद कर लो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसी से। ग्रुप नंबर 1 का क्या है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, क्या लगने वाला है? Le, लैटिस एनर्जी। तो ये हो जाएगा क्या, क्या लगेगी इसमें? लैटिस एनर्जी। दूसरा देख लो, ये क्या है? कार्बोनेट। ये बताओ तो इसमें क्या लगेगा प्रिंस? लिथियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, यहां पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या लगेगा? लैटिस एनर्जी की हाइड्रोजन एनर्जी, किसका लगेगा कॉन्सेप्ट? लैटिस एनर्जी लगेगा। ठीक, देख रहे हैं, ए ली तो दोनों लग जाएगा। ऐसा सोचो क्या?
हाँ तो एली को देख करके सोच लिया होगा ना। हाँ सॉरी, एल आई को देख के क्या लगेगा इसमें, एल ई लग जाएगा, लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट BeSO4 सल्फेट, सल्फेट में क्या लगेगा, सल्फेट में हाइड्रेशन, क्योंकि सल्फेट बोलो या फिर नाइट्रेट कहां पर है, नीचे में है, कहां पर है, नीचे में। नेक्स्ट BeCO3, बीई ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये देखो तो शुरू शुरू लेटर को इसका, बी हो गया, Mg हो गया, Ca हो गया, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, दिमाग पे जोर पड़ रहा है ना, क्योंकि उतना ज्यादा आप देखे नहीं हो उसको। सेकंड का है, ठीक है। सेकंड का क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। सेकंड के कार्बोनेट में कौन सा लग रहा है देखो तो, सेकंड मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो क्या लगेगा, He लगेगा। यही तो पहचानना असली है, इसके बाद ऑर्डर तो आप ऐसे ही बता दोगे। देख लो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, He भी कम होता है और Le भी कम होता है, दोनों कम होता है। तो सॉल्युबिलिटी देख लो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं He के बेस पे है, जैसा He वैसा क्या रहेगा सॉल्युबिलिटी, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, He घट रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसा। कोई दिक्कत, Le ऊपर से नीचे Le भी क्या होता है, कम होता है, लेकिन Le कम होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस से है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वो इतना आसान थोड़ी देगा, है ना, वो क्या करेगा, इसको उलट पुलट देगा। तो आपके पास अभी तो फिलहाल यही चैलेंज है कि हमको इसको, इसमें कोई परेशान मत करो भाई, पहले हमको इतना को ही याद कर लेने दो, ये वाला है। तो आप क्लास के अंदर प्रैक्टिस करके इसमें एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर उसका मर्जी हो आपके साथ कैसे खेलेगा इधर उधर रख करके, है ना। इसमें ऑर्डर में चेंज करना फिर उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए आप तभी मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाओगे जब आप ग्रुप वाइज अगर सीक्वेंस में दिया है तो कॉन्सेप्ट को रिलेट करते बन जाए, इतना जब रहोगे आप तब फिर उसको आगे हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा पार्ट तो ये है, यहां तक पहुंचना, फिर वो हम लोग कर ही लेंगे। दूसरा देख लो, LeCO3 किसके बेस पे काम कर रहा है, लैटिस एनर्जी। क्या होगा ये, कम, जब ये कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज, तो ये देखो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर देख लो He है, He के बेस पे काम कर रहा है BeSO4, He क्या होगा, He ऊपर से नीचे घटेगा, कम होगा, तो जब He कम होगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन ना, हाइड्रेशन मतलब घोलना है वाटर में, तो जितना हाइड्रेशन बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, बट ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रहा है, तो ठीक है ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऊपर से नीचे। कोई दिक्कत यहां तक में, नेक्स्ट अगला क्या है, He के बेस पे काम करेगा BeCO3, है ना, He क्या होगा, ऊपर से नीचे कम होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये देखो, ठीक। फर्स्ट वाला क्या है, नाइट्रेट वाला हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, बाइकार्बोनेट। थर्ड क्या है, कार्बोनेट। फोर्थ क्या है, ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं अब, चलो अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद से बताना है इसको, कौन कौन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम करने वाला है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट में क्या काम करेगा, Le की He, कौन करेगा, He, ठीक है। क्यों काम करेगा, क्योंकि ये BeMg किसका है, ग्रुप नंबर 2 का, मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल, और उसके बाइकार्बोनेट पे कौन कौन काम करेगा, हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट। सेकंड LiOH, NaOH, ये सब पे कौन काम करेगा, Le, ये क्या है, ग्रुप नंबर 1 का, और क्या है ये, हाइड्रोक्साइड, तो इस पे काम क्या करेगा, Le, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रुप नंबर 2 पे कौन काम करेगा, इस पे भी Le करेगा, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। फिर यहां पर कौन काम करेगा, यहां पर काम करेगा
La, लेकिन ये स्पेशल है, अभी थोड़ा इस पे बात करेंगे हम लोग। देखो इधर कोई दिक्कत नहीं है, He है, ऊपर से नीचे क्या होगा, He घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा, तो ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा, लास्ट में कम, सबसे कम होते होते कम, पूरा कम हो गया। ये क्या है, एली, लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे कम हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, फिर ये और ये भी बढ़ गया, कोई दिक्कत। लैटिस एनर्जी यहां पर क्या है, काम कर रहा है, ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। यहां देखो लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो हम आंख बंद करके ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तुरंत यहीं पे आंख खोलना है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, अगर ये ब्रेक होगा तो बताओ इसमें क्या क्या आयन बनेगा। अगर ये ब्रेक होगा तो इसके अंदर दो आयन बनेगा, पहला क्या है Be2+ और दूसरा क्या है F-। बेरिलियम का साइज छोटा, बेरिलियम का साइज छोटा, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी कम होगा, बेरिलियम का साइज छोटा, बाकी सबके कंपैरिजन में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। F क्या हो गया, छोटा, F भी क्या है, मतलब जो फ्लोरीन होता है ऑलरेडी क्या है, छोटा है। अगर हम जितने भी यहां पर एनायन देख रहे हैं उनके कंपैरिजन में अगर फ्लोरीन की बात करें तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो ये भी बहुत सारा वाटर क्या करेगा, अपने से सराउंड कर लेगा, ये भी अपने से बहुत सारा वाटर सराउंड कर लेगा। जब ये दोनों बहुत सारा वाटर सराउंड कर लेंगे तो क्या इनका हाइड्रेशन कम रहेगा, नहीं, दोनों का साइज छोटा होने की वजह से ये लोग इतने सारे वाटर को सराउंड कर लेते हैं और इतना सारा एनर्जी रिलीज कर देते हैं जितना इनमें से कोई नहीं कर पाते हैं। समझ आया। तो सबसे लास्ट वाला कहां जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, मतलब इसका एक्चुअल ऑर्डर बनेगा कुछ इस तरह से, Mg(F2), देन क्या हो जाएगा Ca(F2), फिर क्या हो जाएगा SrF2, फिर क्या हो जाएगा BaF2 और लास्ट में क्या हो जाएगा BeF2। ये है एकदम स्पेशल क्वेश्चन, और स्पेशल चीजों को तिजोरी में रखा जाता है, तो डिब्बा बना दिया उसको। समझ आया कि नहीं। रीजन क्या है, रीजन यही है कि ये दोनों क्या करेंगे, बहुत सारे वाटर को सराउंड कर लेंगे। मैं यहां पर ऐसे बना के दिखा देता हूं, Be हो जाएगा और ये F-, Be2+, तो इससे हम बहुत सारा वाटर सराउंड कर देते हैं, ये लोग तकलीफ है इसको। Mg को ब्रेक करोगे तो हाँ, तो वैसे वैसे तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने बस से थोड़ी कुछ हो रहा है, साइज का बात है यहाँ पर। बेरिलियम और मैग्नीशियम में डिफरेंस कितना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मैग्नीशियम का 12, 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, सीधा एक क्या हो गया, सेल बढ़ गया है। तो मजाक थोड़ी है ये, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में एस ब्लॉक में। ये अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट से बिल्कुल अलग टाइप का नेचर शो करता है, बिल्कुल अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है, इसीलिए इसको हम लोग एबनॉर्मल एलिमेंट भी बोलते हैं, नहीं एबनॉर्मस बिहेवियर बोलते हैं इसको, नहीं सॉरी कुछ बोलते हैं, अरे एनॉमलस बिहेवियर बोलते हैं, एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है,
क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा छोटा होता है। ठीक, तो बस ये वही बात है। कोई दिक्कत और? हो गया। अब काम का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो आप लोग। हाँ ठीक है, लो। तो वाटर तो ऐसे ही चिपकाएगा ना, ये सबका जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे कौन है, ऑक्सीजन है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोले। कभी कभी क्या होता है ना, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन के चक्कर में सही क्वेश्चन को भी हम लोग गलत समझ लेते हैं। ये ऐसे होगा, हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, है ना। ठीक ठीक, ये मैंने रीजन लिख दिया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती है, बाकी आप लोग समझते हो। ये क्या है, ई ऐसे रहेगा, ये ई है। BeF2 has maximum solubility in its group due to very high hydration of Be, ये E जो है ठीक से रहेगा ना, Be2+ एंड F- आयंस। ऐसे रहता है बी सबस्क्रिप्ट में। इसको वाइट करने के पीछे कारण ये है कि इन लोगों को समझ आ जाएगा देखने के बाद कि हमने कुछ गलती किया तो सुधारना है करके। बाकी आप लोग तो सब जानते ही हो, इसलिए मैं ऐसा कर दिया। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर भी जानते हो आप लोग तो बता दो। देख रहे हो, मतलब गलती तुरंत दिख जाता है ना। चलिए अच्छी बात है। Which of the following HCO3 minus do not exist in solid state? कौन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बोल रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो कौन नहीं करता है? क्या बोले, ये वाला आंसर? ये वाला कितने लोग का आंसर है आपका? चलो ये मैं लिख दिया। और क्या क्या आंसर बोल रहा? अरे सबके लिए ऑप्शन खुला है, बताओ। आप भी इसी में हो, ठीक है। और प्रिंस, माहौल देख के जवाब देंगे, है ना। आप बताओ जल्दी से। आप बताओ। बी वाला? कैसे यार? हैं? जितना पढ़े हैं ना, उसको थोड़ा सा सोचो ना, आंसर कुछ तो निकलेगा यार। ऐसी जबरदस्ती में नहीं दे रहे हैं आंसर। क्या आंसर हो रहा है आपका? NaHCO3 ये सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बेकिंग पाउडर वाला। हाँ बताओ, मम्मी तक बात जाएगा ऐसे में? हाँ मैंने बताया तब भी ना, आप लोग अगर थोड़ा कहानियों को भी सुनने पे फोकस करोगे तो याद रहेगा। क्या बोला था मैं, CO3 2- और ये क्या है, H क्या है, हाई पोलराइजिंग पावर वाला है। तो ये खुद में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो एक और अगर हाई पोलराइजिंग पावर वाला आएगा तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए बाइकार्बोनेट के साथ में सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है, लो वाला। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हम्म, ठीक है। तो आज का हमने जितना पढ़ टारगेट रखा था सब कंप्लीट हो गया। थैंक यू। थोड़ी देर में आज बोलूंगा, एक चीज़ और बता देता हूँ।
जो वाटर वाला है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसको अलग से दिमाग में रख लेना। एल्कली मेटल का अगर हम हाइड्रोक्साइड का बात करें, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल के हम लोग, एक मिनट, AM, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड का बात करें, तो दोनों में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, इसमें एल्कलाइन एल्कली मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है और एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड है, अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो कैसे होगा नेचर। पहला, ये बेसिक नेचर को शो करता है, किसको शो करता है, ये बेसिक नेचर को, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। बेसिक नेचर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। बेसिक नेचर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग रिलेट किए थे, बहुत पहले की बात है, EN से, याद है, याद है। EN अगर बढ़ेगा, सॉरी EN क्या हो जाएगा, EN तो लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पे EN क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर EN कम होगा, अगर EN कम होगा तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने की अगर टेंडेंसी कम हो जाएगी तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा चीज, अभी हमने जस्ट क्या रिलेट किया, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी शॉर्ट में क्या लिखे तो हम इसको TS। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है ये थर्मल स्टेबिलिटी, क्यों बढ़ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है किसकी वजह से, साइज की वजह से। साइज की वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है, फाई, जो फाई है वो क्या हो रहा है, कम। फाई कम हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन कम हो रहा है, और इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक, और थर्ड हम रिलेट कर सकते हैं अभी किसको, सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी देखो, OH वाला जो था उसका सॉल्युबिलिटी का जो हमारा रीजन क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ Le था। क्या था, Le। ऊपर में क्या था, ऊपर में था ना OH, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, Le पे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है इसीलिए क्योंकि जो Le है ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है। ऊपर से नीचे Le कम, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। देखो वाटर में जितना डिजोल्व हो रहा है OH, इसका मतलब ये उसका बेसिक नेचर क्या उतना ज्यादा है। पढ़े थे ना हम लोग आर्नियस का कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा वाटर में डिजोल्व करने पे OH माइनस रिलीज होगा उतना ही ज्यादा क्या है, वो बेसिक कैरेक्टर है। तो ये सब आपस में रिलेट हो रहा है ना। इसको आप लोग चाहो तो साइड में कहीं पे, मतलब आखिरी साइड में नोट करके लिख सकते हो। ठीक, चलो फिर, थैंक यू। हाँ, इसको बोल देगा ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसा। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर और क्या, हाँ ऑन है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, MOT। MOT, MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT ही बोलना ठीक है ना। चलो ठीक है फिर, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। अच्छा आइडिया दिया आप। हाँ, अच्छा, तो उसमें क्या है ना, रुको, नहीं नहीं वैसा नहीं। हाँ